सो हेलो गाइज, आवाज आप लोग को जा रही है ना सही से। और अभी हम लोग कवर करने वाले हैं, अभी अपना टाइम है फिजिक्स का। और हम लोग इस क्लास में क्या करने वाले हैं, सारे फिजिक्स के जितने भी सारे इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन है। और इसको मैं आज इस वीडियो में बता दे रहा हूँ, और इसके बाद आपको क्या करना है, वो सारे एमसीक्यू क्वेश्चन का नोट्स आपको बना लेना है अपने कॉपी पे। या कहिए फिर आपको याद करना है, और जब नेक्स्ट क्लास होगा फिजिक्स का तो फिर आपसे पूछा जाएगा, ठीक है ना। तो फर्स्ट स्टेज में पहले मैं आपको बता दे रहा हूँ कि क्या क्या इंपॉर्टेंट है, मतलब जितना भी आपको पीडीएफ दिए है फिजिक्स का, सब में एमसीक्यू क्वेश्चन है। लगभग मिनिमम सब में 20 एमसीक्यू है। अब उस 20 एमसीक्यू से भी मैं आपको रिड्यूस कर दे रहा हूँ कि 20 में से कम तो 5 आपको याद रखना है। कौन कौन 5 आपको याद रखना है ये मैं आपको बता दे रहा हूँ, मतलब रिड्यूस कर दे रहा हूँ, आपको पीडीएफ को छोटा कर दे रहा हूँ आपके लिए, शॉर्ट में कर दे रहा हूँ। तो आप अपना नोट्स थोड़ा सा तैयार कर लीजिएगा, ताकि याद आप कम करें, आप याद आपको कम करना पड़े, और कह सकते हैं कम टाइम में ज्यादा फायदा आपको मिल सके, ठीक है ना। तो सारा जितना भी सबके पास तो सिलेबस होगा, सिलेबस सबके पास है ना। हाँ सर। सिलेबस मैंने सबको प्रोवाइड किया है कि फिजिक्स में क्या क्या किस किस टॉपिक को पढ़ना है। तो उस टॉपिक के हिसाब से सारा पीडीएफ आपको दे दिए हैं। अब हम लोग आज पीछे से चल रहे हैं, ठीक है ना। पीछे से चल रहे हैं, और जितना भी सारा पीडीएफ दिए हैं सबका इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको याद रखना चाहिए, जिसमें टेस्ट से क्वेश्चन पूछेगा, और उस इंपॉर्टेंट पॉइंट का एमसीक्यू क्वेश्चन, ये दो चीज अभी हम एक एक करके तेज गति से कवर करें, कोशिश करते हैं कम से कम आधा चैप्टर कवर कर ले इसमें, ठीक है ना। तो स्टार्ट करते हैं। पीडीएफ आपको दे दिए हैं, आपके ग्रुप में आपका पीडीएफ गया है, पीडीएफ आप सही से सेव करके रख लीजिएगा। तो चलिए देखिए, पीछे से एंट्री कर रहे हैं, सेमी कंडक्टर चैप्टर से पीछे से चल रहे हैं, ठीक है ना। टॉपिक का नाम है सेमी कंडक्टर एंड डिवाइसेस। सेमी कंडक्टर कहने का मतलब अर्धचालक, ठीक है। तो सेमी कंडक्टर में एंट्री कर रहे हैं। लैंग्वेज को लेकर के थोड़ा सा हिंदी इंग्लिश दोनों में बोलने की कोशिश करेंगे, बट थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ठीक है। आप लोग भी थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। बाकी मैं दोनों लैंग्वेज में बोलूंगा। बाकी पीडीएफ आपको दोनों लैंग्वेज में दिया भी गया है, ठीक है। तो पहला चीज यहाँ ध्यान रखिएगा, सेमीकंडक्टर का जो रेसिस्टिविटी होता है और जो कंडक्टिविटी है, यानी इसका जो चालकता है और जो इसका प्रतिरोधकता है, वो क्या होता है, मेटल और नॉन मेटल के बीच का होता है। तो एक चीज याद रखिएगा, ये किसका इंटरमीडिएट होता है, तो मेटल्स एंड इंसुलेटर के बीच का होता है। इसके बाद एग्जाम्पल आप मेन याद रखिएगा, आपसे एग्जाम्पल पूछेगा, बताइए कौन सा जो सेमीकंडक्टर है, इस सेमीकंडक्टर का एग्जाम्पल याद रखिएगा। तो सिलिकॉन और जर्मेनियम इसका मेनली एग्जाम्पल है। इसके बाद एक चीज याद रखिएगा कंडक्शन बैंड के बारे में। कंडक्शन बैंड क्या होता है, तो वैलेंस बैंड के जो ऊपर का बैंड होता है, यानी इस तरीके से जो बैंड होता है, यहाँ वैलेंस बैंड है, तो वैलेंस बैंड के जो ऊपर का जो बैंड होता है, इसी का नाम होता है कंडक्शन बैंड, ठीक है। क्वेश्चन हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में रहेगा, इधर इंग्लिश में रहेगा तो इधर हिंदी में रहेगा। तो आंसर तो आपको करना ओएमआर पे, बस आपको रंगना है कि ए होगा या बी होगा। तो लैंग्वेज को लेकर के ज्यादा इशू नहीं कीजिएगा, ठीक है ना। और अगर फिर विशेष दिक्कत हो तो बताइएगा। तो याद रखिएगा कंडक्शन बैंड कहाँ होता है, तो वैलेंस बैंड के ऊपर होता है। इसके बाद यहाँ यहाँ दो चीज याद रखना है कि सेमीकंडक्टर दो प्रकार का होता है, इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक। और मेनली याद रखिएगा कि कौन से कंडक्टर में क्या मेन चीज है, ठीक है। तो यहाँ इस केस में, यानी इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के केस में याद रखिएगा कि इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के केस में कौन ज्यादा होता है, इलेक्ट्रॉन इसमें मेन होता है, ठीक है। इसमें किसका फ्लो होता है, इलेक्ट्रॉन का। और एक्सट्रिंसिक में किसका फ्लो होगा, होल का होगा। तो इलेक्ट्रॉन का किस में होता है, होल का किस में होता है, ये याद रखिएगा। उसी को हम लोग कहते हैं एन टाइप और पी टाइप, विशेष आप पढ़े होंगे। इसके बाद एक रिप्रेजेंटेशन है पीएन जंक्शन का, इसको ध्यान रखिएगा। पीएन जंक्शन का रिप्रेजेंटेशन आपसे पूछेगा, तो पीएन जंक्शन देख लीजिए किस प्रकार का होता है। इसी चीज को हिंदी में यहाँ बताया गया है। जो आ सकता है या जिसकी आने की पॉसिबिलिटीज है उसी को बता रहे हैं, बट अगर आप चैप्टर वगैरह पढ़े हैं डिटेल में, तो थोड़ा सा नोट्स वगैरह पढ़ लीजिएगा, ठीक है। इससे आपको ही फायदा रहेगा ज्यादा। एक चीज यहाँ पे
गुड कंडक्टर के लिए कंडीशन याद रखिएगा। गुड कंडक्टर के कंडीशन क्या होता है, जो वैलेंस बैंड है, यानी ये जो बैंड है बीच का, ये जो वैलेंस बैंड है, वैलेंस बैंड के बारे में ध्यान रखिएगा। ये पार्शियली फिल्ड हो सकता है, मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन, कुछ इलेक्ट्रॉन हो सकता है, तो या फिर क्या हो सकता है, ये कंडक्शन बैंड के साथ क्या कर ले, ओवरलैप कर ले। तो गुड कंडक्टर के लिए दो कंडीशंस है, तो दोनों कंडीशंस के बारे में ध्यान रखिएगा। पार्शियली फिल्ड हो, मतलब कुछ इलेक्ट्रॉन्स हो, या हो सकता है कंडक्शन बैंड के साथ क्या हो, संयोजित हो जाए, ओवरलैप हो जाए। तो ये दो कंडीशन है, तो इसके लिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, गुड कंडक्टर के लिए सही आंसर हो जाएगा बोथ ए एंड बी आर करेक्ट। इसके बाद ऊपर में भी बताए भी थे कि एन टाइप और पी टाइप में याद रखिएगा। एन टाइप में कौन मेजर होता है, इलेक्ट्रॉन, और पी टाइप में कौन होता है, प्रोटॉन। तो यही क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि पी टाइप जो सेमीकंडक्टर है, इसमें क्या होता है मेजर, इसमें इलेक्ट्रॉन का एक्सेस होता है, या इलेक्ट्रॉन का मिसिंग होता है, या फिर आपका डोनर लेवल होता है। ये दो चीज पूछा है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन का मिसिंग, क्योंकि इलेक्ट्रॉन कम होगा, इसका मतलब होल क्या होगा, ज्यादा होगा। तो यही क्वेश्चन पूछता है कि एन टाइप पी टाइप में एक चीज एकदम मस्ट है, इंपॉर्टेंट ध्यान रखिएगा कि इलेक्ट्रॉन किस में मेजर होता है और होल किस में मेजर होता है। इसके बाद एक इसको याद रखिएगा, वोल्टेज हाई गेनिंग किसमें होता है, कैपेसिटी, मतलब वोल्टेज अचानक से बढ़ जाए, ये किसमें होता है, तो ये अपना होता है कॉमन इमीटर एंड एम्पलीफायर में। तो कॉमन इमीटर और एम्पलीफायर का नाम याद रखिएगा। इसके बाद देखिए एक फेज डिफरेंस है, फेज डिफरेंस ध्यान रखिएगा। कॉमन बेस एम्पलीफायर में, कॉमन बेस एम्पलीफायर में फेज डिफरेंस इनपुट और आउटपुट के बीच में कितना होता है, तो इसको यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, इसमें होगा 0 होगा, यहाँ पाई नहीं, पाई बाई 2 है, सब जगह पाई पाई है, इस तरीके से समझिएगा। लेकिन याद रखिएगा जो कॉमन बेस एम्पलीफायर है, इसमें फेज डिफरेंस 0 होता है। नीचे कुछ इसी नीचे भी एमसीक्यू टाइप का क्वेश्चन है। एक देखिए बुलियन एक्सप्रेशन है, यहाँ पे याद रखना है, इसका ट्रूथ टेबल का ध्यान रखिएगा कि एंड गेट को यहाँ बताया गया है। यहाँ एक क्वेश्चन है कि एंड गेट आपको लाना है, एंड गेट आपको लाना है किससे, नंद गेट से। तो इसके लिए आपको कितना गेट की जरूरत है, यानी अगर आपको एंड गेट चाहिए नंद गेट से, तो कितना आपको मिनिमम जरूरत है, तो याद रखिएगा एक की जरूरत है। इसके बाद जो जनरल वोल्टेज होता है, इसका वोल्टेज का वैल्यू क्या होता है, तो 1 वोल्ट से लेकर के सेवरल 100 वोल्ट्स के बीच में इसका वैल्यू होता है। तो जनरल वोल्टेज के बारे में याद रखिएगा एक चीज, और इस चैप्टर से बुलियन एक्सप्रेशन देखिए, एंड गेट का है, एंड गेट का बुलियन एक्सप्रेशन थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, y इज इक्वल टू a डॉट बी। थोड़ा सा बुलियन एक्सप्रेशन थोड़ा सा सबका याद रखिएगा। और गेट, गेट कितना होता है, बेसिक, और एंड नॉट, और इसके बाद क्या हो जाएगा, फिर आगे आगे अपना बनता है नंद गेट वगैरह, ठीक है। तो और एंड नॉट, ये तीनों का बुलियन एक्सप्रेशन याद रखिएगा। इसका a प्लस बी होता है, एंड का क्या होता है, a डॉट बी होता है, और नॉट का फिर अपना हो जाएगा a डॉट बी पे क्या हो जाएगा, इस तरीके से बार का साइन हो जाएगा। तो ये तीनों का थोड़ा सा बुलियन एक्सप्रेशन याद रखिएगा, और इस चैप्टर से ज्यादा कुछ नहीं याद रखना है, ठीक है। इतना ही चीज सेमीकंडक्टर से याद रखना है।
अगर पॉइंट वाइज में अगर नोट डाउन करते हैं या एमसीक्यू क्वेश्चन रखते होंगे तो लगभग लगता है 10 से 12 इंपॉर्टेंट पॉइंट इससे निकला होगा। और अगर क्लास 11-12 में अगर पढ़े होंगे थोड़ा सा सही से तो 10-12 में से कहिए 2-3 ही आपको थोड़ा सा दिमाग पे प्रेशर के साथ याद रखना पड़ेगा, बाकी सब तो सिंपल है, याद रह गया होगा, है ना, सिंपल। और इतना ही सिंपल पूछेगा भी, इससे ज्यादा डिफिकल्ट पूछेगा भी नहीं। बताइए समझ में आया जो जो बोले हैं, क्या क्या याद रखना है आपको? हाँ सर। अब अगर याद रहा है तो अभी जितना बताया है उतना ही से पूछ रहे हैं, अब देखते हैं कि कितना याद रहता है। और दो है, उनको याद आया, उनको समझ में आया बात जो बोले हैं? गुड कंडक्टर के लिए कंडीशन क्या है? अगर गुड कंडक्टर कहलाना है, अगर सबसे अच्छा चालक के लिए क्या कंडीशन है? इसका जो वैलेंस बैंड है और यहाँ इसका कंडक्शन बैंड है, तो इसमें इलेक्ट्रॉन के लिए क्या कंडीशन है? वैलेंस बैंड के लिए क्या कंडीशन होता है सबसे अच्छा गुड कंडक्टर कहलाने के लिए? होता है पार्शियली फिल्ड हो, मतलब कुछ भी इलेक्ट्रॉन इसमें हो, और साथ में क्या हो, कंडक्शन बैंड के साथ क्या करे, ओवरलैप कर जाए, मतलब अगर ओवरलैप। हाँ सर। अगर कंडक्शन बैंड यहाँ से स्टार्ट है तो ये क्या करे, वैलेंस बैंड यहाँ आकर के ओवरलैप कर ले, तो ये कंडीशन होता है। और बुलियन एक्सप्रेशन बताए, और बताया कि एन टाइप पी टाइप, एन टाइप में कौन मेजर होता है, इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन? और एन टाइप में, पी टाइप में पी टाइप में होल हो जाएगा, होल, और एन टाइप में एन क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन। हाँ, तो एन टाइप पी टाइप ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पीडीएफ के बारे में बात करते हैं। हो गया ना सेमीकंडक्टर फिनिश? सेमीकंडक्टर के बाद आगे कितना आ जाएगा सर आपका फिजिक्स से? जितना क्वेश्चन बता रहे हैं इसी में से रहेगा, 20 के 20 इसी में से रहेगा, ठीक है, जिसका 20 है 20 रहेगा, जिसका 30 है 30 रहेगा, रहेगा तो सब इसी में, बाहर एक भी चीज नहीं रहेगा, ये कंफर्म है। पीडीएफ सारा वही उसी से हो जाएगा हाँ, सर? उसी से हो जाएगा, इसके सिवा एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं पढ़िएगा, ठीक है, हाँ एक्स्ट्रा नहीं पढ़िएगा। सर, केमिस्ट्री का क्लास बहुत पीछे है, रिकॉर्डेड भी दे देते हैं। उसका भी व्यवस्था कर दी है ना, उसको भी एक एक करके खत्म कर लेंगे। सर अब और एक मैथ क्लास में वाला, खत्म होगा मैथ तो का भी कुछ नहीं आया, फिजिक्स और केमिस्ट्री का आप दे चुके हैं, बट मैथ वाला पीडीएफ नहीं भेजे आप अभी तक। हाँ, मैथ वाला भी दे देंगे, ठीक है ना। मैथ वाला हम तो 4-5 टॉपिक कवर किए थे क्लास ले करके, और उसको रिकॉर्डेड में प्रोवाइड करेंगे आज से, और बाकी उसका पीडीएफ सर दे तो बट देंगे। हम लेट से ज्वाइन किए थे तो इसलिए मेरे को वो सिर्फ नोट्स में ही मिला और समझ में नहीं आ रहा उतने अच्छे से, तो मैथ वाला भी जैसे आप केमिस्ट्री फिजिक्स का भेजे वैसे भेज देते हैं। अच्छा, वैसे भेज देंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चैप्टर में एंट्री कर रहे हैं, एटम एंड न्यूक्लियस में एंट्री कर रहे हैं, और एटम और न्यूक्लियस का क्या क्या इंपॉर्टेंट है ऊपर से बताते चलते हैं। यहाँ याद रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछता है कि जो बोहर्स का मॉडल है वो किसके लिए था, तो याद रखिएगा हाइड्रोजन एटम के लिए था, ठीक है, बेसिक क्वेश्चन है, बट बहुत कोई कंफ्यूज हो जाते हैं। इसके बाद 1 AMU का वैल्यू याद रखिएगा, 1 एटॉमिक मास यूनिट का वैल्यू क्या होता है, 1.66 इंटू 10⁻⁻27 kg, तो 1 AMU का वैल्यू याद रखिएगा। इसके बाद क्लास 12th में ही पढ़े होंगे रेडियो एक्टिविटी के बारे में। रेडियो एक्टिविटी में यहाँ पे याद रखिएगा डीके कांस्टेंट का क्या वैल्यू होता है, तो डीके कांस्टेंट का वैल्यू होगा 0.693 इंटू टाउ। इसका इस फॉर्मूला को याद रखिएगा, डीके कांस्टेंट का है।
और यहाँ पे बेसिक पूछता भी है, इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अल्फा डीके में क्या होता है, बीटा डीके में क्या होता है, तो यहाँ पे देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट करके लिखा गया है। अल्फा डीके में क्या होगा कि अल्फा डीके में जो अपना एटॉमिक नंबर है वो क्या कर जाएगा, 2 से क्या कर जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा। यहाँ पे आप देख भी रहे होंगे। और इसमें क्या जाएगा, जो अपना एटॉमिक नंबर है उसमें 2 से डिक्रीज कर जाएगा, और जो न्यूक्लियस है वो क्या कर जाएगा, 4 से लेस हो जाएगा। तो अल्फा डीके में मेनली याद रखिएगा एटॉमिक नंबर कितना से डिक्रीज हो जाता है, 2 से, तो बाई 2। और बीटा डीके में क्या हो जाएगा, जो एटॉमिक नंबर है वो क्या कर सकता है, इंक्रीज हो सकता है या डिक्रीज हो सकता है, बट 1 से इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा। तो अल्फा डीके और बीटा डीके में यही पॉइंट याद रखिएगा। इसका नीचे एमसीक्यू क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ देखिए बेसिक क्वेश्चन है, थोड़ा सा थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट पर है। कह रहा है कि इन एटम के केस में जो न्यूक्लियन होता है उसको न्यूक्लियन कहाँ होता है, न्यूक्लियस में, और इलेक्ट्रॉन होगा कहाँ, एटम में, मतलब इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है। तो आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि किसके लिए ज्यादा एनर्जी की जरूरत है, यानी अगर कोई चाह रहा है कि यहाँ से न्यूक्लियन को बाहर करे, यानी वो चाह रहा है कि न्यूक्लियन को क्या करे, रिमूव करे, और साथ में वो भी चाह रहा है कि इलेक्ट्रॉन को भी क्या करे, इस एटम से बाहर निकाले, रिमूव करे, तो किसके लिए ज्यादा एनर्जी की जरूरत है? क्या दोनों के लिए सेम एनर्जी की जरूरत है, या फिर न्यूक्लियन को ज्यादा एनर्जी की जरूरत है, या इलेक्ट्रॉन को ज्यादा एनर्जी की जरूरत है? क्या इसका करेक्ट स्टेटमेंट है? तो ध्यान रखिएगा, ये करेक्ट, बी इसका करेक्ट स्टेटमेंट है। En इज ग्रेटर देन Ee। और एक ऊपर का जो 2-3 पॉइंट बताए हैं, अल्फा डीके, बीटा डीके, उसको याद रखिएगा। एक इधर वाला कॉन्सेप्ट बता दिए, एक फॉर्मूला बता दिए, 4 चीज इसमें। और एग्जाम्पल देकर के पूछ सकता है, तो एग्जाम्पल में पता कर लीजिएगा, देख लीजिएगा कि अगर एटॉमिक नंबर 2 घट रहा है तो देख लीजिएगा वो अल्फा डीके में आ जाएगा, और अगर 1 से बढ़ रहा है या घट रहा है तो वो बीटा डीके में आ जाएगा, और अगर 0-0 करके लिखेगा तो गामा डीके में आ जाएगा। ये तीनों चीज को पकड़ लीजिएगा आप। और एक चीज याद रखिएगा, जो रेडियो एक्टिविटी है, रेडियो एक्टिविटी में एक चीज पूछता है, रेडियो एक्टिविटी किसके अकॉर्डिंग चलता है, तो रेडियो एक्टिविटी लॉ के अकॉर्डिंग चलता है, ठीक है, जिसको हम लोग सॉडी का भी लॉ कहते हैं, सॉडी का लॉ। सॉडी के लॉ का नाम का याद रखिएगा। रेडियो एक्टिविटी किसके अकॉर्डिंग चलता है, तो रेडियो एक्टिविटी लॉ के अकॉर्डिंग चलता है, और इसको हम लोग रदरफोर्ड और सॉडी का लॉ कहते हैं, ठीक है, तो इसका नाम है, इसको याद रखिएगा। बस इससे ज्यादा इस चैप्टर में आप रखिएगा भी नहीं, और इस चैप्टर से ज्यादा क्वेश्चन पूछता भी नहीं है। बहुत सा ऐसा चैप्टर है जहां से क्वेश्चन पूछने का चांसेस बहुत कम होता है, जैसे इस चैप्टर से चांसेस कम होता है, लेकिन जो पूछ सकता है या जो पूछता है वो बता दिए हैं। इसके बाद देख रहे हैं नेक्स्ट चैप्टर, टेस्ट आप बोले थे कब से स्टार्ट कीजिएगा सर? क्या टेस्ट? हाँ, टेस्ट स्टार्ट करेंगे अभी, एक दिन में, मैक्सिमम एक दिन में सारा खत्म हो जाएगा। या तो इस चीज को अगर कहिएगा तो फिर रिकॉर्डेड में इसी चीज को कर देंगे कि क्या क्या इंपॉर्टेंट है, तो डायरेक्ट टेस्ट ले लेंगे। अब देखिए ये जो चैप्टर है, ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आता है इसमें, सारा मैग्नेटिक वाला पोर्शन है, ठीक है। क्या क्या चैप्टर है? मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, मैग्नेटिज्म, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, अल्टरनेटिंग करंट और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इसमें 4-5 चैप्टर एक जगह है, ठीक है। तो इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट है तेज गति से बता रहे हैं, समझते जाइएगा, ठीक है। पहली चीज याद रखिएगा, मैग्नेटिक फील्ड का एसआई यूनिट क्या होता है,
तो मैग्नेटिक फील्ड का ऐसा यूनिट टेस्ला होता है। पूछता है पहला बात ऊपर में टेस्ला का याद रखिएगा। इसके बाद बायो सावर्ट का लॉ क्या बताता है? तो बायो सावर्ट का लॉ क्या बताता है? मैग्नेटिक फील्ड के बारे में बताता है। ध्यान रखिएगा, ये दूसरा पॉइंट। इसके बाद ये सब जो छोटा छोटा क्वेश्चन रहेगा, छोटा छोटा क्वेश्चन को ध्यान रखिएगा। न्यूमेरिकल पोर्शन इसमें पूछेगा मैग्नेटिक फील्ड सेंटर पे, ठीक है। अगर एक करंट कैरिंग अगर कंडक्टर इस तरीके से, तो सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है? तो न्यू आई बाई 2r। और अगर इसमें क्वाइलिंग कर दिया जाए, यानी इस तरीके से क्वाइलिंग रहे, तो इसमें क्या हो जाएगा? ऊपर में n बस मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 4 पॉइंट हो गया। बड़ा वाला फॉर्मूला नहीं पूछेगा, एकदम छोटा छोटा वाला फॉर्मूला पूछेगा। उसके बाद देखिए यहाँ याद रखना है, जो मैग्नेटिक फील्ड है वो वेरी करता है आर से, ठीक है, डिस्टेंस से वेरी करता है, यानी जितना ज्यादा दूरी पे जाइएगा मैग्नेटिक फील्ड उतना कम होगा। तो B इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r। इस कॉन्सेप्ट को याद रखिएगा, पूछता है। इसके बाद एम्पियर सर्किटल लॉ का न्यूमेरिकल फॉर्म क्या होता है? तो एम्पियर सर्किटल लॉ के न्यूमेरिकल फॉर्म को ध्यान रखिएगा। इंटीग्रल B इंटू में DI बाई में न्यू इंटू में I, ठीक है। इंटीग्रल फॉर्म ध्यान रखिएगा। इस समय थोड़ा सा ज्यादा फॉर्मूला है, सबको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। सोलेनोइड के केस में क्या होता है मैग्नेटिक फील्ड? तो सोलेनोइड के केस में देखिए फॉर्मूला है न्यू इंटू एन इंटू एल। सोलेनोइड के केस का याद रखिएगा। बस यू मैग्नेटिज्म वाला से ऊपर जितना बताएं वो इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया। आगे बढ़ रहे हैं और मैग्नेटिज्म में है मैग्नेटिक डाइपोल का डाइपोल मोमेंट याद रखिएगा। मतलब मैग्नेट में क्या होता है? एक नॉर्थ, एक अपना साउथ, एक अपना नॉर्थ, और इसके बीच का डिस्टेंस क्या है? 12 है। जिसका जो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट होगा वो क्या हो जाएगा? m इंटू में 2i हो जाएगा। m जहां पे क्या है? स्ट्रेंथ है। तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का याद रखिएगा। याद रखिएगा इसका SI यूनिट, सबसे ज्यादा फिजिक्स में याद रखने की जरूरत है SI यूनिट। तो SI यूनिट इसका याद रखिएगा। मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का क्या होता है? AM² होता है, या J/T भी होता है। कूलाम का लॉ क्या है मैग्नेटिक के केस में? तो F इज इक्वल्स टू K m1/m2 इंटू में न्यू r² हो जाएगा। SI यूनिट ध्यान रखिएगा एम्पियर मीटर होता है। सबका SI यूनिट जरूर ध्यान रखिएगा। मैग्नेटिक फील्ड इक्वेटोरियल पोल वगैरह इस सब पर ध्यान रखने की जरूरत नहीं है। इसके बाद यहाँ टॉर्क को ध्यान रखिएगा। टॉर्क बराबर क्या हो जाएगा? टॉर्क मतलब टाउ, टाउ बराबर क्या हो जाता है? m×b होता है। मैग्नेटिक फील्ड के केस में इसको ध्यान रखिएगा। इसके बाद देखिए क्वेश्चन पूछा है 2019 वाला जो PDF दिया उसमें क्वेश्चन है भी है। मैग्नेटिक फ्लक्स का क्या होता है SI यूनिट? तो वेबर होता है। वेबर के बारे में याद रखिएगा। मैग्नेटिक फ्लक्स कैसा है? स्केलर क्वांटिटी है। और डायमेंशन फॉर्मूला जिस केस में लिखा है उसको ध्यान रख लीजिएगा। डायमेंशन फॉर्मूला भी पूछता है और सबसे पहले के चैप्टर में पढ़ाया भी थे। तो डायमेंशन फॉर्मूला मैग्नेटिक फ्लक्स का क्या होता है? यहाँ देख लीजिए ml² T इनवर्स 2 और A2 इनवर्स। इसके बाद फैराडे का जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है उसका फॉर्मूला क्या हो जाता है? तो इसका फॉर्मूला होता है इंड्यूस्ड EMF, यानी E इज इक्वल्स टू -n इंटू में ΔΦ/ΔT। इसको ध्यान रखिएगा। सब बेसिक क्वेश्चन पूछेगा, बेसिक बेसिक ही पॉइंट आपसे पूछेगा, ज्यादा डिफिकल्ट चीज के चक्कर में नहीं रहिएगा। इसके बाद देखिए ऑल्टरनेटिंग करंट में एंट्री किए हैं। ऑल्टरनेटिंग करंट में देखिए यहाँ पे थोड़ा सा वैल्यू के बारे में याद रखिएगा।
अल्टरनेटिंग करंट में आरएमएस वैल्यू कितना होता है, मीन वैल्यू का एवरेज वैल्यू क्या होता है, तो यहाँ देखिए इस पॉइंट को याद रखिएगा 0.637 होता है एवरेज वैल्यू, और आरएमएस वैल्यू क्या होता है 0.707। मीन वैल्यू का फॉर्मूला क्या होता है, तो मीन वैल्यू यही नहीं एवरेज वैल्यू, इसका क्या होता है 0.637 आई नॉट हो जाएगा। और यहाँ पे ये वाला पूछता है वी आरएमएस यानी आरएमएस वोल्टेज क्या हो जाएगा, तो वी नॉट बाई √2 होता है, इसको ध्यान रखिएगा। सब चीज को इतना शॉर्ट में बता रहे हैं कर करके, बस इतना इतना आपको याद रखिएगा। पावर फैक्टर किसके बराबर इक्वल होता है, cos फाई के बराबर पावर फैक्टर इक्वल होता है, तो पावर फैक्टर के बारे में ध्यान रख लीजिएगा। बस अल्टरनेटिंग करंट से इतना पॉइंट को ध्यान रखिएगा। अब आते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में याद रखिएगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के 90 डिग्री में क्या होता है, प्रोपोगेशन होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कैसा नेचर का होता है, ध्यान रखिएगा ये ट्रांसवर्स नेचर होता है। और क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर होता है। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में सबसे बेसिक बात है जिसको आप ध्यान रखिएगा। इसके बाद आगे आपको ध्यान रखना है मैक्सवेल का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का इक्वेशन, थोड़ा सा ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे 4 मैक्सवेल का इक्वेशन है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के लिए। इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये सेकंड वाला होता है, डेल बी इज इक्वल्स टू 0, इसको ध्यान रखिएगा। अब देखिए सबका एमसीक्यू क्वेश्चन आ गया है, ठीक है। ऊपर सबका नोट्स था, जो जो इंपॉर्टेंट नोट से था नोट से बता दिए हैं। अब सब जो इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन है उसको बता दे रहे हैं। साइक्लोट्रॉन के बारे में याद रखिएगा, साइक्लोट्रॉन का काम क्या है ये पूछता है, तो साइक्लोट्रॉन का याद रखिएगा कि साइक्लोट्रॉन का क्या होता है, चार्ज्ड पार्टिकल को एनर्जी को क्या करता है, हाई करता है और एक्सिलरेट करता है। तो इसमें सही आंसर क्या हो जाएगा, यही यहाँ पे लिखा गया है। साइक्लोट्रॉन के बारे में लिखा जा रहा है कि साइक्लोट्रॉन में यहाँ क्या कह रहा था, अच्छा यहाँ पे पूछा था नॉट करेक्ट के बारे में कह रहा था, लेकिन मैंने यहाँ आपको बताया साइक्लोट्रॉन क्या होता है। तो साइक्लोट्रॉन एक ऐसा डिवाइस है, एक ऐसा मशीन है जो कि क्या करता है, चार्ज पार्टिकल को एक्सिलरेट करता है और इसको हाई एनर्जी देता है। ये इसका मेन काम है साइक्लोट्रॉन के बारे में। एम्पियर के सर्किटल लॉ के बारे में ऊपर भी बताए थे, एम्पियर सर्किटल लॉ के बारे में ध्यान रख लीजिएगा। देखिए क्वेश्चन है मैग्नेटिक मोमेंट, जो मैग्नेटिक मोमेंट करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल है वो कैसे वेरी करता है, तो मैग्नेटिक मोमेंट वेरी करता है r² के रेस्पेक्ट में। तो मैग्नेटिक मोमेंट कैसे वेरी करता है, कैसे अंतर होता है, तो r² के रेस्पेक्ट में, इसको ध्यान रखिएगा। इसके बाद ये क्वेश्चन याद रखिएगा, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, यानी गैल्वेनोमीटर को हमको बदलना है एमीटर में, तो इसके लिए क्या करेंगे, शंट रेजिस्टेंस का क्या करेंगे, यूज करेंगे। और कैसे यूज करेंगे, पैरेलली यूज करेंगे। गैल्वेनोमीटर को एमीटर में कन्वर्ट करना है, यहाँ ध्यान रख लीजिएगा। गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर में कन्वर्ट करना है, तो क्या करेंगे, ये पॉइंट वाला याद रखिएगा। तो अगर गैल्वेनोमीटर को अगर वोल्ट मीटर में करना है तो एक हाई वैल्यू का रेजिस्टेंस यूज करेंगे, बट किसमें, सीरीज में करेंगे। इंग्लिश वालों को समझने में दिक्कत हो रहा है, लैंग्वेज को लेकर के ज्यादा दिक्कत नहीं ना हो रहा है, थोड़ा सा पढ़िएगा नोट्स को, पीडीएफ को। यही सब चीज फिर हिंदी में दिया गया है। अब देखिए फिर आगे बढ़ रहे हैं। फ्लक्स का क्या होता है बताए हैं, क्वेश्चन आ चुका है। फ्लक्स का ऐसा यूनिट क्या होता है, वेबर होता है। इसके बाद एक यहाँ पे एंगल का वैल्यू याद रखना है कि इन केस ऑफ अर्थ के केस में
जो हॉरिजेंटल कंपोनेंट है और जो वर्टिकल कंपोनेंट है वो कब इक्वल होता है, तो वो 45 डिग्री के केस में इक्वल होगा। इसके बाद मैग्नेटिक फ्लक्स का क्या होता है, डायमेंशन फॉर्मूला मैग्नेटिक फ्लक्स का बताए थे M T−2 A−1। याद रखिएगा किसका होता है, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी के बारे में बात हुआ है, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी के बारे में चर्चा हुआ है। इसके बाद मैग्नेटिक जो डायपोल मोमेंट है उसका डायरेक्शन किधर से किधर होता है, तो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट का जो डायरेक्शन होगा वो साउथ टू नॉर्थ होगा। हाँ, इसके बाद देखिए क्वेश्चन पूछता है मैग्नेटिक सस्पेक्टिबिलिटी किसका सबसे ज्यादा होता है, तो याद रखिएगा फेरोमैग्नेटिक का होता है। यहां से फेरोमैग्नेटिक वाला बात याद रखिएगा। फिर वही चीज हिंदी में बताया गया है। इसके बाद यहाँ देखिए 1 हेनरी किसके बराबर इक्वल होता है, हेनरी के बारे में याद रखिएगा। 1 हेनरी इक्वल होता है 1 वेव एम्पियर के बराबर में, 1 वेबर एम्पियर के बराबर में 1 हेनरी का वैल्यू याद रखिएगा कि 1 हेनरी का वैल्यू क्या होता है। इसके बाद जो मैग्नेटिक फ्लक्स होता है वो कैसे रिलेटेड होता है, तो मैग्नेटिक फ्लक्स नंबर ऑफ टर्न से रिलेटेड होता है। F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N के फॉर्म में, इसको ध्यान रख लीजिएगा। इसके बाद सेम तरीके से एरिया से कैसे रिलेटेड होता है, तो एरिया से रिलेटेड डायरेक्टली होता है, यानी एरिया से रिलेटेड जो मैग्नेटिक फ्लक्स होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसका, एरिया का। तो इसके बाद मैग्नेटिक के केस में इसके बारे में भी थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। इंडक्टेंस किसके इक्विवेलेंट है, तो इंडक्टेंस इनर्शिया के इक्विवेलेंट होता है। तो इसके बाद चॉक कॉइल के बारे में याद रखिएगा। चॉक कॉइल का यूज कौन से सर्किट में होगा, तो चॉक कॉइल का हमेशा यूज होता है एसी सर्किट में। मैग्नेटिक फ्लक्स का ऐसा यूनिट बार बार बता रहे हैं कि वेबर होता है। यहाँ पे एक पावर फैक्टर का जो प्योरली जो कैपेसिटिव सर्किट रहेगा उसका पावर फैक्टर क्या हो जाएगा, ये पावर फैक्टर 0 के बराबर होता है, याद रखिएगा। फिर से मैं हिंदी में है, लगभग 4-5 चैप्टर सब एक साथ इस पीडीएफ में मैग्नेटिक वाला, इसलिए थोड़ा सा पीडीएफ बड़ा है लेकिन बहुत हद तक हम छोटा इसको कर दिए हैं। पावर फैक्टर को कैसे मेजर किया जाता है, याद रखिएगा। पावर फैक्टर को मेजर किया जाता है कि सर्किट में क्या पावर का लॉस हुआ है, उससे मेजर होता है पावर फैक्टर का। तो पावर फैक्टर के बारे में ये भी पॉइंट याद रखना है। इसके बाद रेशियो ऑफ इंडक्टिव एंड कैपेसिटेंस रिएक्टेंस एसी सर्किट में क्या होता है, यानी इंडक्टिव रेसिस्टेंस, इंडक्टिव रिएक्टेंस और कैपेसिटिव रिएक्टेंस, इस दोनों का रेशियो किसके बराबर होता है, ये होता है ओमेगा स्क्वायर एलसी के बराबर। ये दोनों का रेशियो याद रखिएगा। इसके बाद यहाँ इंपॉर्टेंट, ट्रांसफॉर्मर कौन से प्रिंसिपल पे काम करता है, तो ट्रांसफॉर्मर के बारे में ध्यान रखिएगा, म्यूचुअल इंडक्शन पे काम करता है ट्रांसफॉर्मर। ट्रांसफॉर्मर के बारे में भी पूछा है पहले भी। फिर आगे बढ़ रहे हैं, एक और पॉइंट बच गया अपना, एक और टॉपिक है इसका,
मैक्सवेल का इक्वेशन कहां से ऑब्टेन्ड हुआ है? तो ध्यान रखिएगा, मैक्सवेल का इक्वेशन हुआ है फैराडे लॉ से। ऑब्टेन्ड हुआ है फैराडे लॉ से। और डिस्प्लेसमेंट करंट किस में इंट्रोड्यूस किया गया था? डिस्प्लेसमेंट करंट के बारे में पूछता है तो ये याद रखिएगा, एम्पियर लॉ से डिस्प्लेसमेंट करंट को फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस किया गया था। इसके बाद क्वेश्चन देखिए इंपॉर्टेंट है, टेलीकम्युनिकेशन में कौन से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का यूज होता है? तो टेलीकम्युनिकेशन यानी टेलीफोन इंडस्ट्री में माइक्रोवेव का यूज होता है। और इसके बाद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का स्पीड क्या होता है? तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड कह सकते हैं। जो लाइट का स्पीड होता है वही किसका स्पीड होता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक का। या इसको अगर किलोमीटर में बोलिएगा तो 3 × 10⁵ किलोमीटर हो जाएगा पर सेकेंड। और अगर मीटर में बोलिएगा तो 10⁸ तो मीटर और किलोमीटर थोड़ा सा देख लीजिएगा, कंफ्यूज नहीं होइएगा। इसके बाद कौन से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का हाईएस्ट वेवलेंथ होता है? तो याद रखिएगा, इंफ्रारेड रेज का। डिस्प्लेसमेंट करंट क्यों होता है? तो डिस्प्लेसमेंट करंट इलेक्ट्रिक फील्ड के वैरी करने के कारण होता है। तो डिस्प्लेसमेंट करंट इज ड्यू टू द वैरिंग ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इसको याद रखिएगा। इसके बाद कौन से पर्सन थे जिन्होंने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बारे में सबसे पहले बताया? तो हर्ट्ज का नाम याद रखिएगा। इसके बाद देखिए यहाँ साइंटिस्ट का एक नाम है, एग्जिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का जो एक्सपेरिमेंटली जो प्रूफ था वो किसके द्वारा दिया गया था? तो सर एससी बॉस के द्वारा दिया गया था। एम्पियर सर्किटल लॉ का मॉडिफिकेशन किसके द्वारा हुआ है? मैक्सवेल के द्वारा, याद रखिएगा। और ये क्वेश्चन देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन ये आपको दिखा होगा 2019 वाला क्वेश्चन पेपर में। लाइट ईयर इज द यूनिट ऑफ, लाइट ईयर किसका यूनिट है? तो ये यूनिट है डिस्टेंस का, ठीक है ना। ये क्वेश्चन उठा है, बता रहे जितना क्वेश्चन उठेगा आपका 2023 में भी सारा क्वेश्चन पीडीएफ से रहेगा। टेस्ट देकर के आइएगा, 30 के 30 क्वेश्चन आपको सब पीडीएफ से मिल जाएगा। लेकिन जितना इंपॉर्टेंट बता रहे हैं यही सब में से कोई एक रहेगा, ठीक है ना। वो अपना मैग्नेट वाला सेक्शन खत्म हुआ, समझिए कि इस तरीके से अभी 2 चैप्टर जब कवर किए अपना, एक सेमीकंडक्टर कवर किया और एक पूरा मैग्नेट कवर किया। मैग्नेट लगभग क्लास 12 में कितना चैप्टर में है? 5-6 चैप्टर में है ना मैग्नेटिक वाला पोर्शन, ये पूरा खत्म हो गया। अब इसका एक करंट बच गया है, करंट वाला को भी देख लेते हैं तो पूरा समझिए क्लास 12 अपना कवर हो जाएगा। और नहीं होगा तो क्लास 11 का मतलब और जो भी पीडीएफ बचा है उसका सारा इंपॉर्टेंट हम रिकॉर्डेड फॉर्म में दे देंगे, ठीक है ना। क्योंकि इसमें तो बस खाली सुनना होता है और नोट्स तैयार करना होता है, तो इस तरीके से हो जाएगा। तो जब अगला क्लास होगा फिजिक्स का तो डायरेक्ट पूछताछ होगा, डायरेक्ट इंपॉर्टेंट वाला आपसे पूछेंगे, ठीक है ना। ये सही रहेगा ना? या फिर से अगले क्लास में इसी तरीके से और भी बता देंगे इंपॉर्टेंट वाला, तब पूछताछ। क्योंकि एक बार पहले मेरे को बता देना है कि कौन कौन एमसीक्यू क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तब ना आप याद कीजिएगा। बताइए क्या करें, रिकॉर्डेड दे देंगे? चलिए करंट वाला देख लेते हैं तो पूरा क्लास 12 कवर हो जाएगा। करंट वाला में 2 पोर्शन है, एक है चार्ज वाला और एक है अपना इसका इलेक्ट्रिक करंट वाला। चलिए ये वाला पीडीएफ हो गया चार्ज से रिलेटेड, यानी इलेक्ट्रिक चार्ज से रिलेटेड। अब इलेक्ट्रिक चार्ज में क्या क्या इंपॉर्टेंट है इसको देखिएगा। सबसे पहला ध्यान रखिएगा, इलेक्ट्रिक चार्ज का नेचर क्या होता है? क्वांटाइजेशन का होता है। और ये वाला फॉर्मूला जरूर ध्यान रखिएगा, डायरेक्ट पूछता है। Q = क्या होता है? +-NE होता है। इसके बाद चार्ज का यूनिट क्या होता है? तो अपना कूलाम होता है। सीजीएस यूनिट थोड़ा सा याद रखिएगा, तो सीजीएस यूनिट में इसका स्टैट कूलाम भी होता है। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट में क्या हो जाएगा? इसका एबी कूलाम होता है। तो 2 चीज, चार्ज का 3 यूनिट हो गया, एसआई यूनिट, और सीजीएस में 2 बताए हैं। इसके बाद इसका वैल्यू याद रखिएगा, 1/4πε0 का वैल्यू क्या होता है? तो 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर पर स्क्वायर होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का न्यूमेरिकल मैथमेटिकल फॉर्मूला क्या होता है? तो याद रखिएगा, लिमिट Q नॉट एक्सटेंड टू 0
क्यू नॉट अप टू 0 और एफ बाई क्यू नॉट होता है, या सिंपल सा एफ बाई क्यू होता है। इसी को लिमिट के फॉर्म में, डिफरेंशिएट करने के फॉर्म में यहाँ बताया गया। तो जो अपना इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या हो जाएगा, इस तरीके से भी कह सकते हैं, डी एफ बाई में डी क्यू हो जाएगा। इसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। याद रखिएगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किसके बराबर इक्वल होता है, एन बाई सी के बराबर, यानी एन हो गया फोर्स के लिए और चार्ज के लिए हो गया कूलाम हो गया। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के बारे में इतना बात हो गया। इसके बाद यहाँ क्वेश्चन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मोस्ट इंपोर्टेंट यहाँ पूछता है वेरी कैसे करता है, तो ये इनवर्सली वेरी करता है, यानी जैसे जैसे दूरी बढ़िएगा वैसे वैसे क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू घटते जाएगा। तो ये कैसे वेरी करता है, वेरी करने के बारे में ध्यान रख लीजिएगा। इसके बाद जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है वो हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव होता है, इसको ध्यान रख लीजिएगा। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट याद रख लीजिएगा, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट हो सकता है आपको कैलकुलेट करने के लिए पूछे तो सिंपल है। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या होता है, कोई भी एक चार्ज ले लीजिए और उसके बीच के डिस्टेंस को क्या कर दीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट के बारे में ध्यान रखिएगा, ये क्या है, इसका एसआई यूनिट क्या होता है, कूलाम मीटर होता है। और इलेक्ट्रिक डाइपोल में कभी पूछा ना है फॉर्मूला वगैरह, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा ये वाला जो वेरी करने वाला है, वेरी करने वाले के बारे में जरूर ध्यान रखिएगा। अगर एक्सियल लाइन पर है तो वेरी करता है 1/r³ के फॉर्म में। इसके बाद सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ से क्वेश्चन हर बार पूछता है टॉर्क के बारे में। तो टॉर्क याद रखिएगा, टॉर्क होता है P इंटू ई के बराबर होता है, जिसका मतलब होता है PE साइन थीटा। आपसे पूछ सकता है टॉर्क मैक्सिमम कब होता है, मिनिमम कब होता है, तो साइन थीटा के केस में मैक्सिमम कब पर होगा, 90 पर होगा या 0 पर होगा, ये बताइए। तो साइन थीटा का मैक्सिमम वैल्यू किस केस में होगा, 90 डिग्री में या 0 डिग्री के केस में? साइन थीटा के केस में 90 में ना, साइन 90 का वैल्यू 1 होता है और साइन 0 का वैल्यू क्या होता है, 0 होता है। तो मैक्सिमम के बारे में याद रखिएगा, जब अपना जो अपना डाइपोल है उसमें याद रखिएगा जब P और E 90 डिग्री पे रहेगा तो टॉर्क मैक्सिमम होगा। तो मिनिमम टॉर्क और मैक्सिमम टॉर्क आपसे पूछता है, याद रखिएगा मिनिमम टॉर्क 0 डिग्री पर और मैक्सिमम टॉर्क 90 डिग्री पर। तो मिनिमम और मैक्सिमम यहाँ याद रख लीजिएगा। इसके बाद एक वर्क डन का फॉर्मूला होता है, वर्क डन बराबर क्या होता है, P इंटू ई होता है। तो P इंटू ई वाला ध्यान रख लीजिएगा। इतना ही अपना चार्ज और इलेक्ट्रिक फील्ड 2 चैप्टर एक साथ कवर हो गया। अब पोटेंशियल और कैपेसिटेंस से देखते हैं क्या क्या आप ध्यान रखिएगा। याद रखिएगा जो इलेक्ट्रिकल जो वर्क डन होता है वो याद रखिएगा फ्री ऑफ होता है पाथ, यानी पाथ पर डिपेंड नहीं करता है, ध्यान रखिएगा पाथ पर डिपेंड नहीं करता है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। ये पूछता है क्वेश्चन माइनर में है, थोड़ा सा पॉइंट याद रखिएगा, जो इलेक्ट्रिकल वर्क है वो पाथ पर डिपेंड नहीं करता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल कितना के बराबर होता है, 1/4πε/Q/r के बराबर होता है। तो मैंने यहाँ पे वेरी करने के बारे में पूछेगा कि पोटेंशियल कैसे वेरी करता है, तो पोटेंशियल 1/r के फॉर्म में वेरी करेगा। अब यहाँ पूछता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में पूछता है, खास करके स्फीयर के केस में पूछता है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का वैल्यू क्या होगा, सेंटर पे रहेगा तब, सरफेस पे रहेगा तब, बाहर रहेगा तब। तो मेनली इसमें यही वाला क्वेश्चन पूछता है, सेंटर पे अगर कोई रहेगा तो क्या होगा, इस केस में वैल्यू 0 होगा, याद रखिएगा इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल वाला। इसके बाद एक क्वेश्चन यहाँ इंपॉर्टेंट है इक्विपोटेंशियल सरफेस का। इक्विपोटेंशियल सरफेस का मतलब होता है पूरा सरफेस पे क्या होगा, पोटेंशियल का वैल्यू सेम होगा, तो इसी को हम लोग इक्विपोटेंशियल सरफेस कहते हैं। तो आपसे पूछेगा, ध्यान रखिएगा इक्विपोटेंशियल पे क्या होता है, सब जगह जो वैल्यू है वो आपका सेम होता है। इसके बाद इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, तो याद रखिएगा 1/4πε/Q1 Q2/r के बराबर होता है। तो ये भी वेरी करता है r के साथ में। नोट्स को भी पढ़ना पड़ेगा सर और एमसीक्यू दोनों को? नहीं उतना पढ़ना नहीं, जो बता रहे हैं ना पॉइंट बाई पॉइंट करके उसको नोट से उतार लेना है। जैसे इसमें जल्दी जल्दी बता दिए ना, अब आप उतार लीजिएगा कॉपी में।
उसके बाद बस उस वन वर्ड लाइनर को पढ़, जैसे आप नोट्स बनाइएगा तो क्या होगा, एक लाइन वाला होगा, एक एक लाइन वाला देख लीजिएगा और एमसीक्यू देख लीजिएगा, हो जाएगा। देखिए अब एमसीक्यू में उतरते हैं। तो गॉस का लॉ कहाँ अप्लाई होता है, गॉसियन सरफेस पे होता है, पहला पॉइंट। इसके बाद देखिए क्वेश्चन है, एक चार्ज क्या है, इस तरीके से ये वाला क्वेश्चन है, छोटा सा क्वेश्चन है। एक क्या है, इस तरीके से अपना एक लाइन है जिसपे एक पोर्शन पे अपना प्लस क्यू है, एक पे माइनस क्यू है और सेंटर पे क्यू चार्ज रखा गया है, ठीक है। अब आपको बताना है कि ये जो कैपिटल क्यू है और जो स्मॉल क्यू है इसका रेशियो क्या होगा। तो इसका रेशियो होता है -1/4, ठीक है। लगभग सब बुक में देखे होंगे इस क्वेश्चन को, और ये क्वेश्चन थोड़ा सा फेमस है इसलिए थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, -1/4 के बराबर होता है। ज्यादा सर सिर्फ जो क्वेश्चन आप एमसीक्यू दिए हैं पीडीएफ में उसको याद करने से नहीं होगा, मतलब अगर हम नोट्स ना भी पढ़े और जो आप एमसीक्यू दिए हुए हैं उसको याद कर ले सारे को तो फिर उससे हो जाएगा ना। हाँ, जो बता रहे हैं इंपॉर्टेंट एमसीक्यू उसको भी याद कर लीजिएगा ना, तो कवर हो जाएगा। ऐसे होता है कि थोड़ा सा लाइन में थोड़ा सा बता दिए फिर एमसीक्यू बता दिए, थोड़ा सा समझने में अच्छा होता है, इसलिए हम ये काम कर रहे हैं। इसके बाद देखिए डाइपोल मोमेंट का एसआई यूनिट पूछा जा रहा है, तो डाइपोल मोमेंट का याद रखिएगा यूनिट अपना डीबे भी होता है, तो डी बाई याद रखिएगा, डी बाई हो जाएगा। इसके बाद एसआई यूनिट क्या होता है, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस का, तो ये अपना हो जाएगा C² n इनवर्स m -1/2। तो एसआई यूनिट फ्री स्पेस का ध्यान रखिएगा। सर 10 दिन तो बचा ही है, कुछ रिकॉर्डेड फॉर्म में भी दे दीजिए सर, जल्दी हो जाएगा। अच्छा ठीक है, आज जो शेष बच रहा है ना, इसके बाद इस चैप्टर के बाद जितना शेष बचेगा उसका रिकॉर्डेड में बता देंगे इंपॉर्टेंट एमसीक्यू और वो वाला, तो बस आपका काम याद करने का रहेगा। थोड़ा केमिस्ट्री और मैथ सर। अच्छा ठीक, केमिस्ट्री मैथ देख लेंगे उसको, हम समझ गए, उसमें ज्यादा दिक्कत आप लोग को लगता है या शायद सीरियसली में नहीं होगा कवर। देखिए क्वेश्चन है कि एक टेस्ट चार्ज को मूव किया जा रहा है लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल के बीच में, तो इस केस में उसका पोटेंशियल सेम होगा, घटेगा या बढ़ेगा या जीरो होगा। इस तरीके से आपके से स्टेटमेंटल क्वेश्चन पूछेगा तो ध्यान रखिएगा डिक्रीज होगा, ठीक है। हाई से लो के पास जाएगा तो डिक्रीज होगा, लो से हाई के पास आएगा तो इंक्रीज होगा। इसके बाद यहां याद रखिएगा डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट मेटल के लिए क्या होता है, इन्फिनाइट होता है। ये इतना ही क्वेश्चन है इस वाले से, ठीक है, चार्ज वाला क्वेश्चन। थोड़ा बता दीजिएगा सर किसका, केमिस्ट्री में। अच्छा ठीक है, केमिस्ट्री का तो पीडीएफ सब तैयार है ना, उसको रिकॉर्डेड में करके दे देंगे और क्या, रिकॉर्डेड में आज ही देते। हाँ तो रिकॉर्डेड में आज करके दे रहे हैं केमिस्ट्री का, और वो जो फिजिक्स का पेंडिंग बचा है इसका दे देंगे, एक रिकॉर्डेड इसका दे देंगे तो सारा फिजिक्स का इंपॉर्टेंट आपको पता चल जाएगा, और केमिस्ट्री का एक दे देंगे तो सारा केमिस्ट्री का पता, फिर आपका काम रहेगा बस याद करना और मेरा काम रहेगा बस सर मैथ वाला में जितना इंपॉर्टेंट चैप्टर जहां से ज्यादा क्वेश्चन पूछता है उसको रिकॉर्डेड में देंगे और प्रैक्टिस करवा लेंगे लाइव में। ओके सर, रिकॉर्डेड में दे दीजिए और प्रैक्टिस लाइव में करवा दीजिए। अब एक करंट वाला का एक और पोर्शन बचा है, ये अपना क्लास 12 पूरा कंप्लीट हो जाएगा फिजिक्स। ये हो गया इलेक्ट्रिसिटी वाला पोर्शन। इलेक्ट्रिसिटी को पढ़े थे, इलेक्ट्रिसिटी में क्या क्या याद रखिएगा फटाफट देखिए। करंट क्या है ध्यान रखिएगा, करंट बहुत कोई गलती करते हैं, करंट स्केलर क्वांटिटी है, पहला पॉइंट याद रखिएगा। इसके बाद गुड कंडक्टर का कंडीशन पहले ही बताए थे सेमीकंडक्टर वाला चैप्टर में, गुड कंडक्टर का क्या कंडीशन है तो उसको ध्यान रखिएगा। बचा हुआ है करंट डेंसिटी कैसा क्वांटिटी है याद रखिएगा, वेक्टर क्वांटिटी है। करंट स्केलर है, करंट डेंसिटी वेक्टर क्वांटिटी है। मोबिलिटी का एसआई यूनिट याद रखिएगा, मोबिलिटी का एसआई यूनिट क्या होता है, m² S इनवर्स V इनवर्स, ये हो गया मोबिलिटी का। और ओम्स का लॉ क्या कहता है, ओम्स का लॉ कहता है V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। इसमें एक क्वेश्चन पूछता है जो भी मेटल ओम्स के लॉ को फॉलो करता है उसको हम लोग ओमिक कहते हैं, जो फॉलो नहीं करेगा उसको हम लोग नॉन ओमिक कहते हैं। तो यहाँ एक पॉइंट याद रखिएगा,
इसके बाद रेजिस्टेंस कैसे वेरी करता है, तो रेजिस्टेंस वेरी करता है कुछ इस तरीके से L/A के, यानी एरिया बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस क्या होगा, घटेगा, लेंथ बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस क्या होगा, बढ़ेगा। ये वाला पॉइंट वाला याद रखिएगा। इसके बाद कंडक्टिविटी का, कंडक्टिविटी को किस तरीके से लिखते हैं, तो कंडक्टिविटी बराबर होता है 1 में अपना रेसिस्टिविटी, ठीक है। तो ये फॉर्मूला याद रखिएगा कंडक्टिविटी का, और इसका ऐसा यूनिट क्या होता है, ओम पर मीटर हो जाएगा। और रेजिस्टेंस का कॉम्बिनेशन इस पर क्वेश्चन वगैरह पूछता नहीं है, तो इस पर उतना ध्यान देने का जरूरत नहीं है। तो इतना ही पॉइंट था जो पॉइंट बता दिए। अब रह गया कि इसमें से कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन होता है। पैरेलल कॉम्बिनेशन, अगर सेल का हम लोग पैरेलल कॉम्बिनेशन करते हैं तो वैसी सिचुएशन में करंट का फ्लो क्या होगा, करंट का जो फ्लो होगा वो ज्यादा होगा। यानी सेल के केस में, ये सेल का बात हो रहा है, यानी बैटरी को अगर हम लोग पैरेलली लगाएंगे तो उस केस में क्या होगा, करंट का फ्लो ज्यादा होगा। तो ध्यान रखिएगा। फिगर इसमें है नहीं, और इसमें ऐसा कोई एमसीक्यू क्वेश्चन है नहीं, सब स्टेटमेंटल है। जो पॉइंट बताया ना, पॉइंट को ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। जो पॉइंट ऊपर बताते गए पॉइंट को ध्यान रख करके नोट्स एक बार तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। नोट्स अपना जरूर तैयार कीजिएगा, इतना लंबा चौड़ा पीडीएफ पढ़िएगा परीक्षा के टाइम में तो माइंड डाइवर्ट हो जाएगा, ठीक है ना। इसलिए इसका रिकॉर्डेड लेक्चर रखेंगे, और रिकॉर्डेड लेक्चर का लिंक आपको दे देंगे। अभी कुछ देर बाद रिकॉर्डेड वाला एक बार देख करके अपना नोट्स तैयार कर लीजिएगा। एक और दे देंगे इस पर वीडियो फिजिक्स पर, जिसमें बता देंगे जो क्लास 11 वाला जो चैप्टर वगैरह बचा है, और भी कुछ 12th का चैप्टर है, लाइट वाला पोर्शन वगैरह, वो सबको कवर कर लेंगे एक और लेक्चर में, वो रिकॉर्डेड में दे देंगे। दोनों को देख करके नोट्स तैयार कर लीजिएगा, उसके बाद याद करना स्टार्ट कर दीजिएगा, ठीक है ना।